अहंकार ऐसी आग है जो किसी भी साम्राज्य को तबाह कर सकती है। एक दौर था जब टारगेरियन खानदान की तूती बोलती थी। 10 ड्रैगन उनके पास थे, जिनके दम पर वो वेस्टरोस महाद्वीप के 7 किंगडम पर हुकूमत करते थे। लेकिन जब लालच और घमंड ने उनकी रगों में जहर घोलना शुरू किया, तब वही ताकत उनकी बर्बादी की वजह बनती चली गई। सातों किंगडम के राजा जेहायरिस को ये बात अच्छी तरह से पता थी, इसलिए वो अपने आखिरी समय में गद्दी छोड़ने से पहले 7 किंगडम के लॉर्ड और लेडीज की सभा आयोजित करवाए, ताकि जो भी गद्दी पर बैठे सबकी सहमति से बैठे और सबसे बड़ी बात, उनके मरने के बाद आपसी मतभेद ना हो। वैसे किंग जेहायरिस के बेटे एमोन और बेयालन दोनों ही मर चुके थे। ऐसे में उनके नाती पोतों में से ही कोई तख्त का हकदार था। प्रिंसेस रहीनिस टारगेरियन प्रबल दावेदार थी, लेकिन उसे सिर्फ इसलिए वंचित कर दिया गया क्योंकि वो औरत थी। जेहायरिस ने अपने सबसे करीबी नाती विसेरिस को आयरन थ्रोन का अगला वारिस चुना। कुछ सालों बाद किंग जेहायरिस की मृत्यु हो गई, जिसके बाद विसेरिस राजा बना और अब उसके शासनकाल के 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। लेकिन एक कमी उसे हमेशा खाए जाती थी, वारिस की। सालों तक कोशिश करने के बाद भी उसका कोई बेटा पैदा नहीं हुआ। सिर्फ एक लड़की थी जिसका नाम प्रिंसेस राहेनिया टारगेरियन था। राजा लड़की को वारिस बना नहीं सकते थे और उनका छोटा भाई प्रिंस डेमोन टारगेरियन हाथ धोकर आयरन थ्रोन के पीछे पड़ा रहता था। ऐसी अफवाहें थीं, फिर भी राजा उसे बड़ा मानते थे, क्योंकि वो उनका छोटा भाई तो था ही, ऊपर से बड़ा प्रतापी योद्धा भी था। इसलिए राजा ने उसे अपना सेनापति बना रखा था। कुछ समय बाद रानी फिर से गर्भवती हुई और इस बार राजा को पूरा यकीन था कि बेटा ही पैदा होगा। जब डिलीवरी का समय नजदीक आया तो राजा ने अपने वारिस की आने की खुशी में एक प्रतियोगिता रखा। इसके तहत शहर में जितने भी चोर चिगाड़ थे उनको पकड़कर जेल में डालने के सख्त आदेश दिए, ताकि दूसरे किंगडम से प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सूरवीरों और देखने आने वालों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन डेमन ने उन अपराधियों को जेल में डालने के बजाय सरेआम मौत के घाट उतार दिया। राजा के सलाहकार ऑटो हाईटावर को ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आई। काउंसिल में उन्होंने इसकी खिलाफत की। राजा ने भी डेमन को डांट फटकार लगाई, क्योंकि उन्होंने अपराधियों को सिर्फ पकड़कर जेल में डालने के लिए कहा था। खैर, इस बार डेमन को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। फिर वो दिन आया जब प्रतियोगिता शुरू हुआ, लेकिन उसी दिन रानी की हालत बिगड़ गई। मामला इतना गंभीर हो गया कि रानी के पेट को चीरकर बच्चे को बाहर निकालना पड़ा। अत्यधिक खून बहने के कारण रानी की मौत हो गई। उनका बेटा भी कुछ वक्त ही जिंदा रह पाया और फिर मर गया। पूरा राज्य शोक में डूब गया। इसके विपरीत डेमन राजा के वारिस के मौत का मजाक उड़ाने में लगा था। एक दिन का राजा मरे हुए वारिस को उसने यही खिताब दिया। इस खुशी में अपने सैनिकों के लिए पूरा तवायफ खाना भी मुफ्त करवा दिया। जब ये बात राजा को पता चली तो उनका खून खौल उठा। वो डेमन को बेदखल कर राज्य से निष्कासित कर दिए। राजा का आदेश था कि अब आगे की जिंदगी वो रूनस्टोन में अपनी पत्नी के साथ बिताएगा। डेमन को राजा की बात माननी पड़ी, क्योंकि चाहकर भी वो राजा का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। उसी रात राजा ने अपनी बेटी से सलाह मशविरा कर अगली सुबह सभा बुलाई और प्रिंसेस रेनीरा को आयरन थ्रोन की वारिस घोषित कर दिया। टारगेरियन खानदान में यह पहली बार था जब किसी लड़की को तख्त का वारिस चुना गया। सब कुछ निर्विरोध हुआ और राजा को इस बात की बहुत खुशी थी। तो वहीं दूसरी तरफ वेस्टरोस के व्यापारिक रास्तों पर एक खौफनाक समुद्री लुटेरों का गिरोह कब्जा करता जा रहा था। इस गिरोह का सरदार था प्रिंस ड्राहार, जिसकी बेरहमी की कहानियां चारों ओर फैली हुई थीं। वो जहाज लूटकर उसके कप्तानों को जिंदा केकड़ों को खिलाता था। इसी वजह से लोग उसे क्रैब फीडर के नाम से जानते थे। अब जरा सोचिए, लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियो, जिन्हें द सी स्नेक कहा जाता था और जिनका खानदान सदियों से समंदर पर राज करता आया था, उनके लिए ये सब कितना बड़ा अपमान था। क्रैब फीडर ने तो उनकी रातों की नींद ही छीन ली थी। कॉर्लिस ने कई बार काउंसिल की बैठकों में ये मामला उठाया, लेकिन वहां किसी ने उनकी एक भी नहीं सुनी, जबकि वो प्रिंसेस रेनिस टारगेरियन के पति भी थे। वही रेनिस जिन्हें महिला होने के चलते आयरन थ्रोन से वंचित कर दिया गया था। अगर वो गद्दी पर होती तो लॉर्ड कॉर्लिस को यह दिन देखना ही नहीं पड़ता। खैर, राजा की लापरवाही के चलते समुद्री लुटेरों का आतंक बढ़ता गया और इस बार तो हद हो गई। लॉर्ड कॉर्लिस के 4 बड़े जहाज प्रिंस ड्राहार के आदमियों ने लूट लिए। राजा के पास सेना थी जिसका इस्तेमाल कर वो उन लुटेरों को खत्म कर सकते थे और मामला सही हो सकता था। लेकिन राजा के सलाहकार ऑटो हाईटावर ने उन्हें चुप करा दिया
और कहा कि उनका नुकसान राज्य कोष से पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन ये कोई स्थायी समाधान नहीं था। बात करें ऑटो हाईटावर की तो वो काफी ज़हीन आदमी था, मतलब षड्यंत्र रचने में माहिर। वो पुराने और ताकतवर हाउस हाईटावर खानदान से ताल्लुक रखता था, जिसकी जड़ें वेस्टरोस की सबसे पुरानी फैमिली में गिनी जाती थीं। जब राजा साहब रानी के मरने के बाद तन्हा हो गए तो ऑटो ने इस बात का भरपूर लाभ उठाया। उसने अपनी बेटी एलिसेंट हाईटावर, जो कि राजा की बेटी प्रिंसेस रैनीरा की खास सहेली भी थी, को राजा का दुख बांटने के लिए आगे बढ़ाया। एलिसेंट जवान और खूबसूरत थी। धीरे धीरे करके उसने राजा को प्रेम जाल में फंसा लिया और दोनों ने इस बात का भी खास ख्याल रखा कि ये बात प्रिंसेस रेनायरा से छिपी रहे। इस बीच लॉर्ड कॉर्लिस ने भी अपनी 10 साल की बेटी लेडी लेना का रिश्ता राजा से करवाने का प्रस्ताव रखा। ये रिश्ता राजनीतिक तौर पर बहुत मजबूत होता, क्योंकि वेलारियन घराना उस वक्त सबसे ताकतवर नौसेना रखता था। लेकिन राजा विजरीस ने उम्र का हवाला देकर रिश्ता ठुकरा दिया। फिर वो दिन आया जब राजा ने काउंसिल में इस बात का खुलासा कर दिया कि वो एलिसेंट हाईटावर से शादी करने जा रहे हैं। प्रिंसेस रैनीरा ये सुनकर बिल्कुल हैरान रह गई। अगर सहेली ही सौतेली मां बनने की कोशिशों में जुटी हो तो दिमाग तो खराब हो ही जाएगा। लॉर्ड कॉर्लिस भी आगबूला हो उठे, क्योंकि उनके बेटी से रिश्ता न करके हाईटावर घराने से रिश्ता जोड़ना कहीं न कहीं उनके वेलारियन खानदान का अपमान था। ऑटो हाईटावर अपना षड्यंत्र रचने में पूरी तरह कामयाब रहा। इस बात से दुखी होकर वो डेमन टारगेरियन को अपने राज्य ड्रिफ्ट मार्क बुलवाते हैं। फिर बैठक में वो राजा की बुराई करने लगते हैं। विजरीस सच में राजा बनने लायक तो नहीं था, लेकिन जब डेमन ने किसी और के मुंह से अपने भाई के खिलाफ बातें सुनी तो भड़क उठा। तब कॉर्लिस उसे शांत कराते हुए असली मुद्दे पर आए और बताए, इन दिनों एक समुद्री लुटेरों का गिरोह उनके जहाजों को लूट पाट कर नाविकों को जिंदा केकड़ों को खिला रहे हैं। मैं राजा से बार बार गुहार लगाकर थक चुका हूं, लेकिन राजा मेरी एक नहीं सुनता। अगर यही हाल रहा तो फ्री सिटीज के लोग, यानी वेस्टरोस महाद्वीप के बाहर के वो लोग जो राजा के अधीन नहीं थे, लगातार उत्पात मचाते रहेंगे। इससे वेस्टरोस दिन ब दिन कमजोर होता जाएगा और जिस दिन वो पूरे बंदरगाह पर कब्जा कर लेंगे, वेलारियन घराना पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए भले ही राजा उसका साथ न दे, कॉर्लिस ने तय कर लिया था कि वो उन समुद्री लुटेरों से युद्ध करेगा। डेमन के लिए भी अपनी योग्यता साबित करने का एक सुनहरा मौका था। कॉर्लिस ने उसे युद्ध में शामिल होने का निमंत्रण दिया, लेकिन इसमें भाग लेना पूरी तरह डेमन की मर्जी पर था। उधर प्रिंस ड्राहर का दुस्साहस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो जहाजों को लूटता ही नहीं, बल्कि उन्हें पूरी तरह जला भी देता था। जहाज के कप्तान उससे रहम की भीख मांगते, लेकिन उस बेरहम के अंदर दया नाम की कोई चीज ही नहीं थी। तभी उसकी ऐंठन छुड़ाने प्रिंस डेमन टारगारियन आ पहुंचा। अपने शक्तिशाली ड्रैगन कैरेक्सीस के साथ, और जब उसके ड्रैगन ने आग बरसाना शुरू किया तो मानो युद्ध का मैदान थर्रा उठा। क्रैब फीडर के सारे लोग जान बचाने के लिए गुफाओं में जा छिपे और वहीं से डेमन पर तीर कमान से हमला करने लगे। प्रिंस डेमन समय रहते वहां से निकल गया, लेकिन ये तो क्लियर हो चुका कि जंग की शुरुआत हो चुकी है। देखते ही देखते 3 साल बीत गए। अब राजा विजरीज और रानी एलिसेंट हाईटावर का बेटा प्रिंस एगन सेकंड 2 साल का हो चुका था। इसी के साथ काउंसिल मेंबर्स में कानाफूसी भी शुरू होने लग गई थी कि एगन राजा का पहला बेटा है, उसे जल्द ही उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए। लेकिन असलियत ये थी कि प्रिंसेस रैनीरा को बहुत पहले ही तख्त की वारिस घोषित किया जा चुका था, यानी मामला अब उलझ चुका था। रैनीरा ये बात अच्छी तरह जानती थी कि उसे वारिस से हटाया जा सकता है। उसके और अपनी सौतेली मां के बीच भी रिश्ता बिगड़ चुका था। कल तक जो उसकी दोस्त थी, अब उसी का हुक्म उस पर चलने लगा था। कम से कम रैनीरा को तो ऐसा ही महसूस होता था। हालांकि रानी एलिसेंट भीतर से चाहती थी कि रैनीरा खुश रहे और उनके बीच की पुरानी दोस्ती फिर से लौट आए। इसी कोशिश में वो उसे जबरन राजा के साथ शिकार पर ले गई। इन दिनों रैनीरा के लिए शादी के प्रस्ताव लगातार आने लगे थे। ये बात ऑटो हाईटावर के लिए चिंता का सबब बना हुआ था। उसे डर था कि अगर रैनीरा की शादी हो गई तो उसका नाती ईगोन आयन थ्रोन से दूर हो जाएगा और रैनीरा का होने वाला पहला बेटा आयन थ्रोन का वारिस बनेगा। इसलिए उसने एक और चाल चली। उसने राजा के कान में बात डाल दी कि प्रिंस ईगन और प्रिंसेस रैनीरा की सगाई कर देनी चाहिए, ताकि उसके शादी के रिश्ते आना बंद हो जाएं। ये सुनकर राजा तिलमिला उठा और बोला, ये कैसी बेहुदा बात कर रहे हो? एगोन तो अभी महज 2 साल का है। माना कि मेरे दुख के दिनों में एलिसेंट ने मेरा साथ दिया, लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हालात यहां तक पहुंचेंगे, कि कभी उनका बेटा भी होगा। इस चिंता में राजा गहरे विचारों में डूबे बैठे थे। तभी उनके एक काउंसिल मेंबर लॉर्ड लियोनल,
जो हाउस स्ट्रॉन्ग के मुखिया थे, उन्होंने राजा की हालत भांप ली और एक सटीक सुझाव दिया। उसका मानना था कि रैनायरा की शादी लॉर्ड कॉर्लिस के बेटे सर लेनोर वेलारियन से कर दी जानी चाहिए। लेनोर न सिर्फ एक वीर योद्धा था, बल्कि उसकी रगों में भी टर्गरियन का खून बहता था, क्योंकि वो राजा की बहन का बेटा था। हालांकि सालों से प्रिंस ड्राहार के साथ चल रहे जंग में वो पिछड़ चुका था और शायद इस युद्ध में उसकी मौत भी हो सकती थी, लेकिन यही मौका था उसके साथ रिश्ता जोड़कर आपसी मतभेद हमेशा के लिए खत्म करने की। राजा को यह सलाह बेहद पसंद आई। उधर जब ऑटो की दाल राजा के सामने नहीं गली तो वो सीधा अपनी बेटी के पास पहुंचा, उसके मन में जहर घोलने। उसे पूरा यकीन था कि अगर रैनीरा शासन करेगी तो उनकी सारी ताकत और योजना धरी की धरी रह जाएगी। वो चाहता था कि राजा का पहला बेटा एगोन ही अगला शासक बने, लेकिन एलिसेंट अपनी सहेली रैनीरा से उसका हक छीनना नहीं चाहती थी। इस पर ऑटो ने दलील दी, रैनीरा एक औरत है और एगोन राजा का पहला बेटा। असल में तो एगोन का हक छीना जा रहा है और यही बात उसे राजा को समझानी होगी। विजेरिस को मनाना ही होगा। एक रात जब राजा खाली बैठे थे तो एलिसेंट उनके पास पहुंची। मकसद था एगोन को वारिस बनाने की बात छेड़ना, लेकिन राजा किसी और ही चिंता में डूबे थे। लॉर्ड कॉर्लिस के छोटे भाई वेमोन वेलारियन की तरफ से एक चिट्ठी आई थी। उसमें लिखा था कि वो युद्ध में बुरी तरह हार रहे हैं और उन्हें अपने राजा की मदद चाहिए, मगर विजेरिस नाराज होकर बैठे थे। उनका कहना था, कॉर्लिस और डीमन राज्य के बागी हैं, उन्होंने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर युद्ध छेड़ा है तो अब अंजाम भी खुद भुगतें। लेकिन रानी एलिसेंट का मानना था कि राजा को उदारता दिखाकर मिसाल कायम करनी चाहिए। वैसे भी क्रैब फीडर की हार से पूरा राज्य मजबूत होगा। रानी की बात राजा के दिल को लगी और अगली ही सुबह उन्होंने 2000 की सेना स्टेपस्टोन्स रवाना कर दी। इधर स्टेपस्टोन्स में हालात और बिगड़ चुके थे। वेलारियन की सेना अब पूरी तरह बैकफुट पर थी। क्रैब फीडर ने इलाके पर पकड़ मजबूत कर ली थी। उसके धनुर्धर ऊंचे टीलों पर तैनात थे और पैदल सैनिकों ने मैदान को घेर रखा था। कई बार ड्रैगन से हमला किया गया, लेकिन वो लोग हर बार गुफाओं में छिपकर बच निकलते। वेलारियंस के पास अब लड़ने के लिए पर्याप्त सेना भी नहीं बची थी। हालांकि कॉर्लिस का बेटा सर लेनोर एक तरकीब लेकर आया। अगर किसी को चारा बनाकर भेजा जाए तो क्रैब फीडर्स को गुफाओं से बाहर निकाला जा सकता था, लेकिन कोई भी जवान उस जमीन पर कदम रखने को तैयार नहीं था। इसी बीच डेमन भी रणभूमि से लौट आया। तभी राजा का दूत पहुंचा और चिट्ठी दी। डेमन ने राजा से मदद मांगी ही नहीं थी और ये बात जानकर वो तिलमिला उठा। गुस्से में उसने दूत को बुरी तरह पीट डाला। खैर, अब उनके पास 2000 की सेना और एक चाल थी। योजना के मुताबिक डेमन अकेला रणभूमि की ओर बढ़ा, हाथ में सफेद झंडा शांति का प्रतीक लिए। क्रैब फीडर को शक हुआ कि ये कोई चाल है। उसने पहले चारों ओर आसमान में नजर दौड़ाई। जब तसल्ली कर ली कि आसपास कोई ड्रैगन नहीं है, फिर जाकर उसने अपनी सेना को बाहर निकलने का इशारा किया। वे डेमन के पास पहुंचे और उसकी तलवार छीन ली, लेकिन अगले ही पल डेमन ने खंजर से वार कर तलवार वापस हथिया ली और उन पर टूट पड़ा। अकेला योद्धा और सामने प्रिंस ड्राहार की पूरी सेना। फिर भी डेमन डटा रहा। उसकी तलवार जब चली तो भाई साहब रणभूमि में बवाल मच गया। वाकई कमाल का योद्धा था वो। लेकिन तभी टीलों पर तैनात धनुर्धरों ने उस पर बाणों की बारिश शुरू कर दी। उनमें से 2 तीर डेमन को आ लगे। पल भर को लगा यही उसका अंत है। इतने में लॉर्ड कॉर्लिस राजा की भेजी हुई 2000 सेना लेकर रणभूमि में पहुंच गया। अगले ही पल दोनों पक्षों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। प्रिंस ड्राहर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपनी सारी सेना को गुफाओं से बाहर निकालकर मैदान में झोंक दिया। वेलारियंस इसी पल का इंतजार कर रहे थे। मौका देखते ही सर लेनोर अपने ड्रैगन के साथ आसमान से टूट पड़ा। ड्राहार के धनुर्धर उसकी आग की लपटों में जलकर खाक हो गए। रणभूमि का पलड़ा अब साफ वेलारियंस के पक्ष में झुक चुका था। युद्ध का रुख बदलते देख प्रिंस ड्राहार घबराकर वापस अपनी गुफा की ओर भागा, लेकिन डेमन उसके पीछे लग गया और जब वो बाहर निकला तो ड्राहार की लाश को घसीटता हुआ निकला। 3 साल पहले डेमन ने कसम खाई थी कि वो ड्राहार को मारकर उसकी लाश को उसी के केकड़ों के आगे डाल देगा। आज उसने ये बात पूरी कर दी। वेलारियंस विजयी हुए। इसके बाद डेमन अपने ड्रैगन पर सवार होकर सीधा किंग्स लैंडिंग पहुंचा और राजा विजेरिस के दरबार में हाजिर हुआ। वहां उसने घुटनों पर झुककर अपनी जीत का ताज अपने राजा को अर्पित किया। ये देखकर राजा भावनाओं में बह गया और डेमन की पिछली गलतियों को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि आखिरकार वो उसका छोटा भाई ही था। तो वही प्रिंसेस रैनीरा का व्यवहार डेमन के प्रति सामान्य नहीं था। वो शुरू से ही उसकी ओर आकर्षित रही थी। इसमें उसका भी कोई दोष नहीं था, क्योंकि टारगेरियन परंपरा ही ऐसी थी।
वे अक्सर अपने ही परिवार में शादी करते थे ताकि आयरन थ्रोन हमेशा टारगेरियन वंश के पास बना रहे। उसी रात डेमन ने एक चाल चली। रैनीरा को फुसलाकर शहर की बदनाम गलियों में ले गया। रैनीरा का अंगरक्षक सर क्रिस्टन कोल इस बात से बिल्कुल बेखबर रहा। वो तो उसके कक्ष के बाहर पहरा देता रहा, जबकि रैनीरा चुपके से डीमन के बताए रास्ते से बाहर निकल गई थी। आम इंसान की तरह शहर घूमना रैनीरा को बेहद अच्छा लगा, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक गुप्तचर उन पर बराबर नजर रख रहा था। इसी दौरान एक पल ऐसा भी आया जब रैनीरा डेमन के बहुत करीब आ गई, मगर ऐन वक्त पर डेमन ने अपना इरादा बदल लिया और वहां से गायब हो गया। नतीजा ये हुआ कि रैनीरा को अकेले ही घर लौटना पड़ा, लेकिन वहां पहुंचकर वो खुद को रोक नहीं पाई और अपने अंगरक्षक सर क्रिस्टन कोल से दिल लगा बैठी। अगली सुबह पता चला कि वो गुप्तचर असल में राजा के सलाहकार ऑटो का आदमी था। वहां जो कुछ भी हुआ था उसे राजा के सामने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, लेकिन राजा खुद ऑटो पर ही भड़क उठे। दरअसल उन्हें धीरे धीरे यह समझ आने लगा था कि ऑटो आयरन थ्रोन पर अपने पोते को बैठाने की इतनी उतावली में है कि राजकुमारी की जासूसी कराकर उसे बदनाम कर रास्ते से हटाना चाहता है। खैर, ऑटो की ये चाल फिर भी काम कर गई, क्योंकि आयरन थ्रोन की राह में जो सबसे बड़ा कांटा था उसे राजा ने खुद ही राज्य से निकाल दिया। डेमन की चाल ये थी कि राजकुमारी को अपने नाम के साथ बदनाम कर दे ताकि राजा उनकी शादी करा दे और गद्दी उसके हाथ आ जाए। लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। राजा ने ऑटो को भी नहीं बख्शा। उनका पद छीन लिया गया, क्योंकि उसका ध्यान राज्य की भलाई से ज्यादा अपने पोते को गद्दी दिलाने पर था। लोक लज्जा के मारे ऑटो किंग्स लैंडिंग छोड़कर अपने घर लौट गए, लेकिन जाने से पहले रानी को एक बात जरूर याद दिला गए। राजा की सेहत तेजी से बिगड़ रही है और वो आज नहीं तो कल मर जाएंगे। ऐसे में अगर रैनीरा आयरन थ्रोन पर विराजमान हुई तो संभव है कि राज्य उसके खिलाफ बगावत कर दे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक औरत है। ऑटो को भविष्य साफ दिखाई दे रहा था कि ऐसे हालात बने तो रैनीरा तख्त हासिल करने के लिए एगॉन और उसके छोटे भाई को मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अब फैसला रानी के ऊपर था, या तो वो एगन को राजा बनाकर आने वाले संकट को टाल दे या फिर अपने दोनों बेटों की बलि देने के लिए तैयार रहे। पिता को पद से हटाया जाना रानी एलिसेंट को जरा भी अच्छा नहीं लगा। वो तुरंत राजकुमारी रैनीरा से मिली और उनको आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया, क्योंकि गलती डेमन और रैनीरा ने की और सजा उनके पिता ऑटो को मिली। रानी पिछली रात का सच जानने के लिए व्याकुल थी। उन्हें रैनीरा की भी चिंता थी। अगर वो एक बार कलंकित हो गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन रैनीरा ने अपनी मां की कसम खाकर सरासर झूठ बोल दिया कि उस पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। हाँ, वो पिछली रात डेमन के साथ बाहर गई थी, मगर उनके बीच वैसा कुछ नहीं हुआ। रानी को उस पर पूरा भरोसा था। उसने सोचा शायद गलती उसके पिता ऑटो से ही हुई होगी, और यही सोचकर वो चुप रह गई। लेकिन उसी रात उसे पता चला कि राजा ने रैनीरा के लिए चाय भिजवाई है, जिसे पीने से उसके गर्भधारण की संभावना खत्म हो जाएगी। अब रानी को लगने लगा कि शायद डेमन और रैनीरा की अफवाहें सच है। इससे पहले कि रैनीरा के चरित्र पर उंगलियां उठें, राजा ने उसकी शादी लॉर्ड कॉर्लिस के बेटे सर लेनोर वेलारियन से तय कर दी। लेकिन इससे पहले लॉर्ड कॉर्लिस ने कुछ बातें साफ करने की मांग रखी। सवाल था, रैनीरा और लेनोर के बच्चों का सरनेम क्या होगा? वो वेलारियन कहलाएंगे या टारगेरियन? और आयरन थ्रोन किसे मिलेगा? राजा ने साफ कर दिया कि रैनीरा आयरन थ्रोन की वारिस है, इसलिए राजा के मरने के बाद गद्दी उसी की होगी। फिर रैनीरा और लेनोर का पहला बेटा आयरन थ्रोन का वारिस बनेगा और उसका सरनेम टारगेरियन होगा। उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों का सरनेम वेलारियन रखा जाएगा। इस तरह दोनों खानदानों का वंश आगे बढ़ता रहेगा। लॉर्ड कॉर्लिस को यह समझौता बिल्कुल जायज लगा, लेकिन एक समस्या और थी। लेनोर को लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका पहले से ही एक प्रेमी था। ये बात उसने रैनीरा से साफ साफ कह दी। रैनीरा को इससे कोई दिक्कत नहीं हुई। उसने भी अपनी सच्चाई खोल दी। वो अपने अंगरक्षक सर क्रिस्टन कोल से प्यार करती है, ये बात उसने बता दी। आखिरकार दोनों ने एक समझौता कर लिया। वो दुनिया को दिखाने के लिए शादी करेंगे, लेकिन दिल और रिश्ते अपने अपने चाहने वालों के साथ ही निभाएंगे। दूसरी तरफ प्रिंस डेमन राज्य से बेदखल किए जाने के बाद वेल में अपनी पत्नी के पास पहुंचा, लेकिन वहां भी उसकी पत्नी लेडी रिया ने उसका मजाक उड़ाया। डेमोन ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने वहीं लेडी रिया की जान ले ली। इसके बाद पूरे मामले को उसने एक हादसे का रूप दे दिया, क्योंकि रूनस्टोन का जो किला था उस पर पूरा अधिकार लेडी रिया का ही था, और उनकी मौत हादसा मानी जाए तभी जाकर वो सारा राजपाट डेमन को मिल सकता था।
चूंकि लेडी रिया और डेमन की कोई संतान नहीं थी, इसलिए विरासत में कोई अड़चन भी नहीं आने वाली। इधर सर क्रिस्टन कोल सचमुच रैनीरा से दिल से मोहब्बत कर बैठा था। उसने साफ इरादा जताया, हम दोनों ये राजपाट की दुनिया छोड़कर दूर चले जाते हैं। लेकिन रहायरा आयरन थ्रोन की वारिस थी। महज एक नौकर के लिए गद्दी छोड़ देना ये मुमकिन नहीं था। उसने समझाया कि शादी के बाद भी उनका रिश्ता चलता रहेगा और लेनोर से हुए समझौते की बात भी बता दी। ये सुनकर क्रिस्टन कोल तिलमिला उठा, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा रखैल बनकर रहूं? यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। क्रिस्टन कोल ने रैनायरा से दूरी बना ली। एक शाम रानी एलिसेंट ने क्रिस्टन कोल को बुलाया, उस रात की सच्चाई जानने के लिए, जब रैनायरा डेमन के साथ बाहर गई थी। लेकिन क्रिस्टन कोल को लगा कि रानी को उसके और रैनीरा के रिश्ते का राज पता चल गया है, उसी के बारे में वो पूछ रही हैं। रैनायरा ने उनका दिल तोड़ ही दिया था, इसलिए वो काफी उदास सा रहने लगा था। उसने सब कुछ सच सच कबूल कर लिया, यहां तक कि अपनी मर्यादा लांघने के लिए उसने खुद रानी से फांसी की मांग की। लेकिन रानी ने उसे कुछ नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी कि आगे चलकर क्रिस्टन कोल उसके काम आ सकता है। वहीं अपनी बिगड़ती सेहत को ध्यान में रखते हुए महाराज ने जल्द ही रैनीरा की शादी की घोषणा कर दी। 7 किंगडम से आए लोग इस शाही विवाह में शामिल हुए। लेकिन जैसे ही प्रिंस डेमन ने प्रवेश किया, पूरा सभा उसे देखकर सन्न रह गया। भाई का खौफ ही कुछ ऐसा था, बिन बुलाए चला आया और राजा चाहकर भी कुछ नहीं कर सके। मेहमानों के सामने कर भी क्या सकते थे? असल में वो यहाँ एक खास मकसद से आया था। उसने सर लेना वेलारियन से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। ये वही लॉर्ड कॉर्लिस की बेटी थी जिसकी शादी कॉर्लिस ने 10 साल की उम्र में राजा विजरिस से करवाना चाही थी। खैर, इसके बाद डेमन ने राजकुमारी की पसंद पर भी सवाल उठाए। तब राजकुमारी ने साफ कह दिया, मुझे यहां से भगाकर रूनस्टोन ले चलो, वहीं हम शादी कर लेंगे। तभी अचानक बवाल मच गया। दरअसल हुआ ये कि इस खास मौके पर सर लेनोर वेलारियन, जिनसे राजकुमारी की शादी होने वाली थी, उनका प्रेमी भी इस समारोह में मौजूद था। उसे रैनीरा और लेनोर के बीच हुए समझौते और राजकुमारी के प्रेमी क्रिस्टन कोल के बारे में भी पता था। तो उसने क्रिस्टन कोल से मजाक करने की सोची। लेकिन क्रिस्टन कोल के टूटे हुए दिल को यह अपमानजनक मजाक रास नहीं आया। वह भड़क उठा और गुस्से में आकर उसने वहीं पर उसकी जान ले ली। इस तरह लेनोर का प्रेमी मारा गया और इस घटना के तुरंत बाद उसकी शादी करा दी गई। तभी राजा अचानक मूर्छित होकर गिर पड़े। दूसरी ओर सर क्रिस्टन कोल अपनी जान लेने के इरादे से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन रानी ने पहले से ही उन पर नजर रखी हुई थी और उसने समय रहते क्रिस्टन कोल को ऐसा करने से रोक दिया। समय बिता और कुछ सालों बाद राजकुमारी रेनीरा ने अपना तीसरा बच्चा जन्म दिया। जन्म लेते ही महारानी एलिसेंट ने बुलावा भेजा कि बच्चा तुरंत उनके पास लाया जाए। रैनायरा का माथा खनक उठा, लेकिन वह महारानी की बात टाल भी नहीं सकती थी। इसीलिए उसने बच्चा किसी और के हाथों में सौंपने की बजाय खुद लेकर जाना ही ठीक समझा। कौन जाने महारानी बच्चे को कुछ खिला पिलाकर नुकसान न पहुंचा दे। इन बीते सालों में उनके बीच का तनाव इतना बढ़ा कि अब खुलकर नजर आने लगा था। लेकिन राजा विजरिस को इन सब की जरा भी खबर नहीं थी। रैनीरा बच्चे पर बच्चा जन्म देती जा रही थी और इस बात को लेकर महारानी भीतर ही भीतर जलती रहती थी, क्योंकि वो भली भांति जानती थी कि रैनीरा के तीनों बच्चे नाजायज हैं। मौका मिलते ही उसने सर लेनोर को ताना मारते हुए कहा, कोशिश करते रहिए सर लेनोर, क्या पता ये बच्चा आप पर ही चला जाए। ऐसा कहने की हिम्मत एलिसेंट को इसलिए आई क्योंकि रैनीरा और लेनोर दोनों के बाल सफेद थे, जबकि उनके बेटों के काले। खैर, मामला जैसा भी हो, राजा के मरते ही गद्दी रैनीरा को ही मिलनी थी, और तब महारानी की अकड़ का क्या होगा। वैसे टारगेरियन खानदान का एक पुराना रिवाज था कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता, उसके पालने में ड्रैगन का अंडा रखा जाता। वो ड्रैगन बच्चे के साथ बड़ा होता और उसे अपनी मां की तरह मानने लगता। एक रोज महारानी एलिसेंट और राजकुमारी रैनीरा के बेटे ड्रैगन्स को कंट्रोल करने का अभ्यास कर रहे थे, तभी एक बड़ा कांड हो गया। महारानी का छोटा बेटा एमन के पास ड्रैगन नहीं था। इसी वजह से उसके भाई बहन उसे बार बार चिढ़ाते, लेकिन इस बार तो उन्होंने हद कर दी। उसे ड्रैगन देने का झांसा देकर एक सुअर थमा दिया। गुस्सैल एमुंड की तौहीन हुई तो तैश में आकर ड्रैगन्स के घोंसले में घुस गया। सोचा शायद किसी ड्रैगन को काबू कर ले, लेकिन जान जाते जाते बची। जब ये खबर महारानी को लगी तो उसने राजा के सामने खूब बवाल काटा। उसे सबसे ज्यादा खटक रहा था कि रैनीरा के बच्चों के ड्रैगन अंडे से इतनी जल्दी कैसे निकल आए। खींच में आकर उसने राजा के कान भरने शुरू किए कि वे बच्चे असल में लेनोर के नहीं हैं। अगर एक गलती होती तो मान भी लिया जाता, लेकिन रैनीरा तो मानो नाजायजों की पूरी फौज खड़ी करने में लगी है। इस पर राजा विजरिस ने गुस्से में एक कहानी सुनाई।
कुछ समय पहले हमारे पास सफेद और काले रंग के घोड़ों का एक जोड़ा था, लेकिन जब उनका बच्चा हुआ तो वो भूरा निकला और फिर साफ चेतावनी दी, दोबारा मेरी बेटी के चरित्र पर उंगली उठाने की हिम्मत मत करना। महारानी बिरनी की तरह तिलमिला उठी। इस मामले में सर क्रिस्टन कोल भी कुछ नहीं कर सकते थे, जबकि उन्हें भी सच्चाई मालूम थी कि रैनीरा के बच्चों के असली पिता सेनापति हार्विन स्ट्रॉन्ग हैं। वो हर हाल में रैनीरा को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसके मन में डर बैठ गया था कि जब रैनीरा गद्दी पर बैठेगी तो उसके दोनों बेटों को किसी न किसी तरह मरवा देगी, ताकि तख्त के लिए कोई दावेदार न रहे। लेकिन महारानी का बड़ा बेटा एगन बिल्कुल नासमझ था। उसे ये सब बातें रत्ती भर पसंद नहीं थीं, जबकि हकीकत ये थी कि वो राजा का पहला बेटा और तख्त का सबसे मजबूत दावेदार था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके पास भी एक ड्रैगन था। इसी वजह से रानी चाहती थी कि वो अभी से युद्ध कला और बाकी तैयारियों में खुद को झोंक दे। दूसरी तरफ डेमन और उसकी पत्नी लेना वेलारियन अपने अपने ड्रैगन के साथ नजर आए। लेना के पास दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना ड्रैगन वागार था। उसी की ताकत से वो जंग जीतकर आसानी से पेंटोस लौटे और सीधे पेंटोस के प्रिंस के महल पहुंचे। पेंटोस स्वतंत्र नगरों में से एक था जिसे अमीर और ताकतवर व्यापारी घराने चलाते थे। उनका वलीरियंस के साथ व्यापार भी मजबूत था। वहीं दूसरी ओर एसोस महाद्वीप में पेंटोस के अलावा 3 और फ्री सिटीज लीस, मायर और टाइरोश का गठबंधन था, जिसे ट्रियार्की कहा जाता था। ट्रियार्की का मकसद स्टेपस्टोन्स के समुद्री रास्तों पर कब्जा जमाना और व्यापार पर कंट्रोल करना था। पिछली बार डेमन ने उन्हें स्टेपस्टोन में हराया था और अब यहां भी पीछे धकेल चुका था। इसी जीत से पेंटोस का प्रिंस इतना खुश हुआ कि उसने डेमन को इनाम में एक महल और उसके आसपास की सैकड़ों एकड़ जमीन भेंट कर दी। मगर इसके पीछे एक और मकसद छुपा था। ट्रियार्की फिर से ताकत जुटाकर पलटवार कर सकते थे, इसलिए डेमन को अपने पक्ष में रखना उनके लिए जरूरी था। इन दिनों सेनापति हार्विन स्ट्रॉन्ग रहानेरा के बेटों को तलवारबाजी का प्रशिक्षण देने में काफी दिलचस्पी लेने लगे थे। यह बात सर क्रिस्टन कोल को बिल्कुल रास नहीं आई। उसने तंज कसते हुए कह दिया, लगता है अपने बेटों को योद्धा बनाकर ही दम लोगे। बस फिर क्या था, हार्विन स्ट्रॉन्ग ने क्रिस्टन कोल को मार मार कर भरता बना दिया। मंजर हार्विन स्ट्रॉन्ग के पिता, जो राजा के सलाहकार भी थे, ने देख लिया। फिर उन्होंने हार्विन को एकांत में ले जाकर कड़ी फटकार लगाई, क्योंकि राजा के अंगरक्षक पर हाथ उठाना देशद्रोह माना जाता है। ऊपर से राजकुमारी रैनीरा के साथ गलत संगत रखना उससे भी बड़ा अपराध था। इस पर हार्विन ने सफाई दी कि यह सब महज अफवाह है, जिसे महारानी के लोगों ने फैलाया है। लेकिन लायोनेल स्ट्रॉन्ग को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं था। वो अच्छी तरह समझ रहे थे कि असल में क्या चल रहा है, और अगर हालात ऐसे ही रहे तो जब ये गंभीर जुर्म राजा के सामने आएगा तब वो हार्विन को भी नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए उन्होंने हार्विन को साफ सलाह दी कि वो रैनीरा और उसके बेटों से दूरी बनाए रखे। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। राजा के अंगरक्षक पर हाथ उठाने के अपराध में उसे कैद कर लिया गया। इस गलती की जिम्मेदारी लेते हुए उसके पिता ने भी अपना पद छोड़ने की पेशकश की, लेकिन राजा ने साफ इनकार कर दिया। तब अपनी सेवाएं जारी रखने के लिए लायोनेल स्ट्रॉन्ग ने अपने बेटे की रिहाई की मांग रखी। राजा ने तुरंत हामी भर दी, लेकिन इससे महारानी का पूरा मूड बिगड़ गया, क्योंकि रैनीरा का प्रेमी और उसके बच्चों का पिता उसके लिए कभी भी बड़ा खतरा बन सकता था। इस तिलमिलाहट में रानी सीधा हार्विन के छोटे भाई लॉर्ड लैरिस के पास पहुंची, जो बेहद चालाक और ज़हीन आदमी था। कहते हैं कि जिस्म से अपाहिज लोग अक्ल और साजिश में सबसे तेज होते हैं, और लारिस को तो इसमें महारत हासिल थी। अब रानी को अपने पिता की कमी खल रही थी, क्योंकि कोई उसका साथ नहीं दे रहा था। लैरिस ने महारानी एलिसेंट की पीड़ा समझी और उसका हल निकालने का रास्ता ढूंढ निकाला। उसने जेल में कुछ कैदियों को ढूंढा जिनको फांसी होनी थी। उन्हें लालच दिया गया कि अगर वो एक काम करेंगे तो उन्हें आजाद कर दिया जाएगा, लेकिन शर्त ये थी कि पहले वो अपनी जीभ कटवाएं, ताकि पकड़े भी जाएं तो सच बाहर ना आ सके। 3 कैदी इस सौदे के लिए तैयार हो गए। उधर रैनीरा का पति लेनोर इन सब बातों से बेपरवाह था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसके बेटों को क्या कहते हैं। वो तो बस लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ाने में तमाम रहता था। लेकिन जब उसका बड़ा बेटा जकायरिस वेलारियन ये सवाल करने लगा कि क्या वो नाजायज है और क्या हार्विन ही उसका असली पिता है, तो ये सुनकर रैनीरा अंदर तक हिल गई। उसने तय कर लिया कि अब किंग्स लैंडिंग छोड़ना ही बेहतर है, और बच्चों को लेकर ड्रैगनस्टोन चली गई। वो जानती थी कि उसके जाने के बाद उसके पिता पूरी तरह महारानी के कब्जे में आ जाएंगे।
उसी रात एक ऐसी साजिश हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। राजा के सलाहकार लायोनेल स्ट्रॉन्ग और उनके बेटे हार्विन स्ट्रॉन्ग दोनों ही हैरनहॉल की आग में झुलस कर मारे गए। ऊपर से मामला दुर्घटना लग रहा था, कोई सबूत भी नहीं मिला, मगर सच्चाई ये थी कि इस आग के पीछे लॉर्ड लैरिस की ही चाल थी। उसने रानी की नजरों में अपना महत्व बढ़ाने और खुद को उसका सबसे बड़ा सहारा साबित करने के लिए ये सब किया। अब रानी अपने पिता को दोबारा हैंड ऑन ऑफ द किंग बनाने के लिए राजा से रिक्वेस्ट कर सकती थी। आप सोच रहे होंगे कि कोई अपने ही बाप और भाई को क्यों मार डालेगा। दरअसल लारिस इतिहास का बड़ा जानकार था। उसने बस वही दोहराया जो पहले भी सत्ता की लड़ाई में होता आया था। उसकी सोच साफ थी, अगर पिता हैंड ऑन ऑफ द किंग बने रहते और हार्विन जिंदा रहता तो वो हमेशा उनकी परछाई में दबा रहता। इसीलिए उसने उनको खत्म कर दिया ताकि महारानी का भरोसा मिले, दरबार में उसकी पकड़ मजबूत हो और स्ट्रॉन्ग परिवार की पूरी संपत्ति भी उसी के हाथ में आ जाए। दूसरी तरफ एक और भयावह हादसा देखने को मिला। डेमन की पत्नी लेना को अचानक पेट में तेज दर्द उठने लगा। वो गर्भवती थी और लग रहा था कि प्रसव का समय आ चुका है, लेकिन सुबह से शाम हो गया, फिर भी डिलीवरी नहीं हो पाई। तमाम कोशिशों के बावजूद जब पीड़ा असहनीय हो गई तो लेना ने वागर से खुद को जला देने की विनती की। एक प्राचीन शब्द था जिसे ड्रैगन लॉर्ड बोलता तो ड्रैगन आग उगलता। पहले तो वागार ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया, मगर बार बार जोर देने पर आखिरकार उसने लेना और उसके अजन्मे बच्चे को मुक्ति दे दी। उसके अंतिम संस्कार में सभी लोग इकट्ठा हुए, जहां रेनीरा और एलिसेंट के बच्चों के बीच लड़ाई हो गई। रेनीरा के छोटे बेटे लूसिरिस वेलारियन ने ईमुंड पर चाकू से हमला किया, जिससे उसकी एक आंख फूट गई। अब रानी को न्याय चाहिए था, और वो भी आंख के बदले आंख। दोस्तों, ये सीरीज वाकई बहुत जबरदस्त है। अगर आप चाहें तो मैं इसे आगे भी जारी रखूंगा।